हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो भी सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हमने जो भी पॉलीमर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके क्लासिफिकेशन, उसके बाद में एडिशनल पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म और सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स किसको कहते हैं। कि जब दो और दो से ज़्यादा मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होके जो भी पॉलीमर बनाता है, तो क्या करेगा कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है उसको लूज करेगा, उसको रिमूव करेगा, तो उस टाइप के पॉलीमर को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर है उसको हम दूसरा नाम क्या दिया था, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में फर्स्ट है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड मीन्स ऐसे पॉलीमर के जिसके अंदर पॉलीएमाइड लिंकेज यानी कि अमाइड लिंकेज है वो प्रेजेंट होगा। तो इसमें एग्जाम्पल हमें दिया है कि फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड दे आर टर्म्ड एज अ नायलॉन। यानी कि जो भी सिंथेटिक फाइबर है उसको यहाँ पे नाम क्या दिया है, नाइलॉन्स। तो नाइलॉन्स क्या होता है कि जो भी फाइबर है उसके अंदर जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो भी नाइलॉन्स है वो कैसे बनते हैं, या तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायमाइन विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऐसा कोई भी मोनोमर होगा कि उसके अंदर डायअमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और दूसरा मोनोमर कैसा होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। या फिर क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड और देयर लेक्टाम्स, यानी कि जो भी एमिनो एसिड है और लेक्टाम्स है उसके कंडेंसेशन के थ्रू जो भी पॉलीमर बनते हैं उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम, नाइलॉन या फिर फाइबर। तो यहाँ पे जो भी लेक्टाम्स है, तो लेक्टाम्स किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसके अंदर अमाइड ग्रुप NHCO ग्रुप उसकी रिंग का पार्ट हो, यानी कि उसके रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लेक्टाम्स। यानी कि जो भी एमिनो एसिड है उसके लेक्टाम्स के अंदर क्या होगा कि वो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके अंदर अमाइड ग्रुप होगा, और वो भी उसकी एक रिंग है और उस रिंग का क्या होगा, पार्ट होगा। तो हम पहले देखते हैं नाइलॉन्स के बारे में। तो नाइलॉन्स में फर्स्ट है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 है, तो नाइलॉन 66 को नाइलॉन 66 क्यों बोलते हैं, सिर्फ नाइलॉन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो भी मोनोमर है नाइलॉन 66 का, कि उसके अंदर के जो भी मोनोमर है उस दोनों मोनोमर के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। हम देखते हैं कि इसके जो भी मोनोमर है, फर्स्ट है हेक्सामेथिलीन डायमाइन, यानी कि फर्स्ट के अंदर भी आप देखते हो कि CH2 6 है। तो वो क्या बताता है कि उसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। उसके बाद में एडिपिक एसिड है, तो एडिपिक एसिड है उसके अंदर भी देखते हैं कि 4 कार्बन CH2 और 2 कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के। तो ये क्या बताता है कि दोनों मोनोमर के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए इस पॉलीमर का नाम क्या दिया है, नाइलॉन 66। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ ये है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो भी NH2 है, NH2 में से एक हाइड्रोजन और COOH में से एक OH ग्रुप है वो बाहर निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे, N मोल ऑफ H2O बनाएंगे। और बाकी जो NH है और CO है तो उसके अंदर क्या बन जाएगा कि अमाइड, NHCO को हम बोलते हैं अमाइड, तो ये क्या हो गया कि पॉलीअमाइड है उसका एक पार्ट हो गया, यानी कि पॉलीअमाइड का ही एक फॉर्म है। उसमें एक फर्स्ट हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, यानी कि इसके अंदर
अमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। उसके बाद में देखते हैं कि नायलॉन 6,6 है वो क्या है कि फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है, यानी कि उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसी है, फाइबर जैसी, यानी कि फाइबर ही है। तो जो भी फाइबर है हमने देखा कि उसकी जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, हाई है। और फाइबर है तो फाइबर के अंदर जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, सबसे हाई है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, वैसे ही फाइबर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इसी वजह से इसमें क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसके बाद में क्या है कि जो भी ये फाइबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर जो भी चेन होगी उसका स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में इसका यूज़ देखते तो जो भी नायलॉन 6 है उसका यूज़ कहाँ पे होता है कि मेकिंग अ शीट्स ब्रिस्टल्स फॉर अ ब्रशेस एंड इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो भी शीट्स है जो भी ब्रशेस है तो ब्रश के अंदर जो भी ब्रिस्टल्स होते हैं, और जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी नायलॉन 6 का यूज़ होता है। उसके बाद में सेकेंड है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 को नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी मोनोमर होगा उस मोनोमर में जो भी कार्बन होंगे वो कितने होंगे, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से इस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, नायलॉन 6। तो यहाँ पे यही बताया है। उसके बाद में देखते हैं कि नायलॉन 6 है उसका मोनोमर कौन सा है, कैप्रोलेक्टम है। लेकिन हम यहाँ से पहले से देखेंगे कि जब कैप्रोलेक्टम है वो कैसे बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। उसके बाद में उसकी NH2OH के साथ में और बाद में H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, कैप्रोलेक्टम। उसके बाद में n नंबर ऑफ कैप्रोलेक्टम है, तो n नंबर ऑफ कैप्रोलेक्टन मोलिक्यूल है वो क्या करेंगे कि एक यहाँ पे जो भी NH और CO के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो ये NH और ये आपका CO है तो उसके बीच का ये बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा कि ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी 5 कार्बन है तो CH2 उसके बाद में तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और 5, उसके साथ में क्या अटैच है, NH, और उसके साथ में क्या अटैच है, CO, यानी कि ऐसा ही कोई भी बॉन्ड होगा वो बन जाएगा, यानी कि NH CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से आगे ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बताता है कि जो भी कैप्रोलेक्टम है उसमें से क्या बनता है, नायलॉन 6। उसके बाद में नायलॉन 6 है तो उसके यूज़ कहाँ पे होते हैं कि टायर है, टायर के कोर्स है उसमें होता है, और जो भी फैब्रिक्स है फैब्रिक्स के अंदर भी नायलॉन 6 का यूज़ होता है, और रोप्स, तो रोप्स के अंदर भी नायलॉन 6 का यूज़ होता है। उसके बाद में पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर में क्या होगा कि जो भी पॉलीमर बनेगा उसके अंदर जो भी क्या होगा कि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि जो भी पॉलीमर है उसके अंदर एस्टर ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर के ग्रुप में रखेंगे उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है टेरिलिन, तो टेरिलिन कैसे बनेगा, फर्स्ट हम देखते हैं कि पॉलीएस्टर, तो कि पॉलीएस्टर क्या होगा कि जो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और डाई ओल्सर्स है वो दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और उसमें से जो भी पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर। तो फर्स्ट है उसमें टेरिलिन, टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन है। तो उसमें क्या होगा कि इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल की टरफ्थेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इथिलीन ग्लाइकोल में से और एक OH टरफ्थेलिक एसिड में से निकलेगा, यहाँ यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक OH है वो यहाँ से निकलेगा। और
H2O, N मोलिक्यूल ऑफ H2 है वो लूज हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी O, CH2O, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा आपका टेरिलिन और डेक्रोन। उसके बाद में देखते हैं कि जो भी ये रिएक्शन होती है उसके लिए जो भी कैटालिस्ट यूज होता है उस कैटालिस्ट का नाम क्या है कि जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है वो 420 to 460 केल्विन का रखते हैं, यानी कि जब इथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक एसिड की जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के साथ 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें, टेरिलिन। उसके बाद में जो भी डेक्रोन या फिर टेरिलिन वो क्या है कि क्रीज रेजिस्टेंट है। क्रीज रेजिस्टेंट मीन्स जो भी कपड़े हैं, कपड़े पर जो भी क्रीज पड़ जाती है तो उसको रिमूव करने के उसको रिमूव करता है। ये क्या है कि डेक्रोन है, उसके अंदर ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है कि वो इस क्रीज को रिमूव करता है, यानी कि रेजिस्ट। उसके बाद में है कि डेक्रोन है, तो डेक्रोन का यूज कहाँ पे होता है कि जो भी डेक्रोन है वो क्या है कि क्रीज रेजिस्टेंट है, इसलिए उसको जो भी कॉटन और वूल फाइबर है उसके साथ में ब्लेंडिंग करते हैं और उसका यूज करते हैं। और उसके बाद में जो भी डेक्रोन है वो क्या है कि ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल है। तो ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल होने की वजह से ही जो भी सेफ्टी हेलमेट है तो सेफ्टी हेलमेट में भी उसका यूज होता है। उसके बाद में जो भी थर्ड है वो फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है। फॉर्माल्डिहाइड रेजिन में फर्स्ट है फिनोल फॉर्माल्डिहाइड। फिनोल फॉर्माल्डिहाइड में क्या होगा कि जो भी फिनोल है और फिनोल की फॉर्माल्डिहाइड्स के साथ में रिएक्शन होगी तो हमें 3 टाइप के जो भी पॉलीमर है वो मिलेंगे, यानी कि या तो ऑर्थो या फिर पेरा और या फिर ऑर्थो एंड पेरा। तो ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है वो हमें मिलेंगे, यानी कि जब भी फिनोल और फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तब क्या होगा कि ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है वो मिलेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि इसी की जब आगे रिएक्शन होगी कि आगे पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होगी तब हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलीमर मिलेगा। लीनियर पॉलीमर यहाँ पे क्या है, नोवालेक है। ये जो भी लीनियर पॉलीमर आपको दिखाई दे रहा है उस लीनियर पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, नोवालेक। और इसी नोवालेक है उसके आगे जाके रिएक्शन होगी और उसमें से क्या बन जाएगा, बेकेलाइट है वो बन जाएगा। तो बेकेलाइट क्या है यहाँ पे कि उसको आप लोगों ने थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल में देखा था कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो क्या है, बेकेलाइट है, यानी कि बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और उसका हम रीयूज या फिर रीमोल्ड कर सकते नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि लीनियर चेन है, उसका क्रॉस लिंकिंग होती है। और जो भी बेकेलाइट है वो कैसा है, हार्ड है और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसीलिए उसका यूज कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए। उसके बाद में फ्यूज होल्डर है तो फ्यूज होल्डर को बनाने के लिए। उसके बाद में कॉम्स है, उसके बाद में फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे जो भी बेकेलाइट है उसका यूज होता है। उसके बाद में मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर में क्या होगा कि मेलेमाइन है तो मेलेमाइन की जब फॉर्माल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी और जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। और मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है उसका यूज कहाँ पे होगा, अनब्रेकेबल क्रोकरी को बनाने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेलेमाइन का फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है और इसी इंटरमीडिएट की आगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके हमें मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है वो मिलता है। और मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड का यूज कहाँ पे होता है, अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए। देखते हैं कि नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर कैसे बनता है
उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके यूजेस और उसके जो भी सिंथेसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी रबर है, रबर क्या है कि नेचुरल पॉलीमर है और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसी है, इलास्टिक है। यानी कि जो भी रबर को हम जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो खींच जाता है, और जब हम उसके ऊपर का फोर्स है वो रिमूव कर देते हैं तो तब जो भी वो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और इसीलिए जो भी रबर है उसको हम इलास्टोमेरिक पॉलीमर भी बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम इलास्टोमर में भी देखा कि इलास्टोमर क्या है कि इलास्टोमर के अंदर क्या होता है कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, और जो भी ये वीक बाइंडिंग फोर्स है वो कैसा होता है कि वांडर वाल्स जो भी फोर्स है उसके जैसा होता है। इसीलिए जो भी पॉलीमर है वो स्प्रिंग के जैसे क्या हो जाता है कि स्ट्रेच हो जाता है, और जो भी चेन है रबर की, जो भी चेन होगी उसके अंदर क्या होगी कि थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या प्रेजेंट होगा कि क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगी। इसीलिए जब हम उसके ऊपर से जो भी फोर्स है वो रिमूव कर देते, रिलीज कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो भी रबर है वो अपनी पोजीशन है उसमें आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आ जाएगा। तो ये क्या बताता है कि जो भी रबर है वो रबर है वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। उसके अंदर जो भी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, इसीलिए जब फोर्स लगाते हैं तब वो खींच जाता है, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे क्रॉस लिंकिंग होती है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो जो भी पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि यूजेस। तो जो भी रबर है वो कहाँ से हमें मिलता है कि रबर लेटेक्स में से मिलता है। कि रबर लेटेक्स क्या है कि कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन अ वाटर। तो लेटेक्स, लेटेक्स से वो कहाँ पे मिलता है, तो कि जो भी पेड़ है तो पेड़ के ऊपर से, पेड़ की जो भी छाल होती है उसके ऊपर से हमें क्या मिलता है, रबर लेटेक्स, और इस रबर लेटेक्स में से हम क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। तो जो भी नेचुरल रबर है तो नेचुरल रबर में भी कुछ तो होगी कंपाउंड। तो उसमें क्या है कि नेचुरल रबर क्या है कि लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है, यानी कि 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। और ये उसका दूसरा नाम क्या है, cis-1,4 पोली आइसोप्रीन। यानी कि जो भी नेचुरल रबर है उसका मोनोमर भी 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, और जो भी नेचुरल रबर है उसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, cis-1,4 पोली आइसोप्रीन। अब हम उसकी सिंथेसिस देखते हैं कि यहाँ पे आइसोप्रीन है उसका 1/4 एडिशन होगा, और उसमें से हमें क्या मिलेगा, सिस पोली आइसोप्रीन, यानी कि नेचुरल रबर है वो मिलता है। उसके बाद में उसके जैसा ही दूसरा जो भी नेचुरल रबर है उसको हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा। तो गुट्टा पर्चा में क्या होगा कि वो भी नेचुरल रबर के जैसा ही है, यानी कि नेचुरल रबर ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो भी डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे पोली आइसोप्रीन में क्या मिलते हैं, सिस पोजीशन में मिलते हैं, लेकिन गुट्टा पर्चा में जो भी डबल बॉन्ड होगे वो क्या होगे, ट्रांस पोजीशन में होगे। और ये भी गुट्टा पर्चा भी हमें ट्रीज पर से भी मिलता है, और ये क्या होता है कि हार्डर एंड मोर ब्रिटल देन रबर, यानी कि जो भी नेचुरल रबर है उससे हार्ड भी और ब्रिटल, यानी कि जो भी ब्रिटल भी नेचुरल रबर से ज़्यादा होता है। और इसको भी क्या बोलते हैं हम, ट्रांस पोली आइसोप्रीन, क्योंकि यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड होंगे वो कौन सी पोजीशन में होंगे, ट्रांस पोजीशन में होंगे, इसीलिए इस रबर को ट्रांस पोली आइसोप्रीन बोलते हैं, और नेचुरल रबर है उसको सिस पोली आइसोप्रीन बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो भी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर,
तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या है कि जो भी नेचुरल रबर है, तो नेचुरल रबर क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हाई टेम्परेचर यानी कि 335 केल्विन से अगर ज़्यादा टेम्परेचर में उस रबर को रखा तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और ब्रिटल एट द लो टेम्परेचर यानी कि 283 केल्विन से लो टेम्परेचर रखा तो वो जो भी रबर है वो ब्रिटल हो जाएगा, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। यानी कि हाई टेम्परेचर पे हम उसका सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है। और दूसरी ये प्रॉपर्टी है कि उसकी जो भी वाटर एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो भी हाई है। इसीलिए ये क्या है कि जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें भी सोल्यूबल है और दे आर नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो क्या है, नॉन रेजिस्टेंट है। इसीलिए ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसको इस प्रॉपर्टी को अगर रबर में इम्प्रूव करना है तो उस इम्प्रूव करने के लिए जो भी नेचुरल रबर है उसका क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। कि जो भी नेचुरल रबर है उसको सॉफ्ट, हाई टेम्परेचर पर वो सॉफ्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर पर वो ब्रिटल हो जाता है, उसकी वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक पर भी वो कैसे है, नॉन रेजिस्टेंट, यानी कि नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इसका वल्केनाइजेशन करते रबर का, तो उसमें क्या करते कि जो भी नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को 3 आवर तक जो भी सल्फर है 3 to 10% ऑफ सल्फर लेते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 125 to 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ऐसे जो भी रबर मिलता है उस रबर को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रबर के हाइड्रोकार्बन है वो सल्फर के साथ में कंबाइन होके सल्फर ब्रिज बनाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर की जब सल्फर कैटालिस्ट के साथ में रिएक्शन होगी और उसको हम जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कार्बन है, कार्बन की नेचुरल रबर है उसकी 2 चेन है, उसके अंदर क्या होगा कि सल्फर है वो क्या बनाएगा कि दोनों चेन के बीच में सल्फर है वो ब्रिज बना देगा। तो उसी वजह से जो भी रिजल्टिंग प्रोडक्ट यानी कि वल्केनाइज्ड रबर जो हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें टफ, नॉन इलास्टिक एंड रेजिस्टेंट टू हीट और इट बिकम नॉन अब्रेसिव एंड नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल, यानी कि कोई भी केमिकल है उसके ऊपर भी ये रिएक्ट, यानी कि उसके ऊपर कोई भी केमिकल डालो तो उसके साथ भी वो रिएक्शन करता है नहीं। तो रबर है वो 2 टाइप से बनाते कि अगर रबर में हमने 1 to 3% सल्फर लिया तो जो भी रबर होगा वो सॉफ्ट और स्ट्रेची होगा और उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे कि रबर बैंड बनाने, यानी कि वो जो भी रबर बनेगा उसका यूज़ कहाँ पे होगा कि रबर बैंड बनाने के लिए यूज़ होगा। और अगर हमने 3 to 10% सल्फर के साथ में रबर को हीट किया और आगे रिएक्शन करवाई तो जो भी रबर बनेगा वो क्या बने मिलेगा हमें, मोर रिजिड एंड उसका यूज़ जो भी ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल के टायर्स बनाने के लिए उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम सिंथेटिक रबर देखते हैं। तो सिंथेटिक रबर भी वल्केनाइज्ड रबर जैसे ही है, उसमें क्या है कि विच इज़ द कैपेबल ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ और it return to its original shape and size as soon as external stretching force is released, यानी कि जो भी सिंथेटिक रबर है वो अपनी लेंथ से 2 गुना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है और जब उसके ऊपर हम फोर्स से यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स है वो हम रिलीज कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। और जो भी सिंथेटिक रबर आर either homopolymer of 1,3-butadiene derivative or copolymer of 1,3-butadiene derivative or
ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव विथ अनदर अंडर अनसेचुरेटेड मोनोमर। यानी कि सिंथेटिक रबर या तो होमोपोलीमर हो गए या तो कोपोलीमर। तो होमोपोलीमर और कोपोलीमर के बारे में पता है सबको कि जो भी मोनोमर है, तो एक टाइप के मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसको होमोपोलीमर बनते हैं, और दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो भी मोनोमर है उससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोपोलीमर। उसमें फर्स्ट है नियोप्रीन है। तो नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन वो कैसे बनता है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, यानी कि जो भी क्लोरोप्रीन है उसके n नंबर ऑफ मोलिक्यूल जब पोटेशियम परसल्फाइड की प्रेजेंस में जब पॉलीमराइजेशन होगा तो जो भी पॉलीमर मिलता है तो उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, होमोपोलीमर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का ही मोनोमर यूज हो रहा है। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दे आर मोर रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल्स एंड मिनरल ऑयल, दैट्स वाई दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, गास्केट एंड होसेस। उसके बाद में सेकेंड है ब्यूना एंड रबर। ब्यूना एंड रबर है वो क्या होगा कि कोपोलीमराइजेशन है, कोपोलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो भी 1,3-ब्यूटाडाइन है और एक्राइलोनाइट्राइल है उसकी कोपोलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही बनेगा। और यहाँ पे कैटालिस्ट है, वो कैटालिस्ट कौन सा यूज होगा, पेरोक्साइड कैटालिस्ट, यानी कि जब भी 1,3-ब्यूटाडाइन की एक्राइलोनाइट्राइल के साथ में पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कोपोलीमराइजेशन होगा तब हमें क्या मिलता है, ब्यूना एन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और उसके बाद में ये CH2 है वो इस CH के साथ में बॉन्ड बना के आगे रिएक्शन करेगा। तो जो भी ब्यूना एन है वो क्या है कि दे आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, that's why they are used in making of oil seals, tank lining etc। यानी कि ये जो भी पेट्रोल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसकी एक्शंस का क्या है कि रेजिस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंट करने के लिए इसका यूज होता है। तो जो भी ऑयल सील है और टैंक के ऊपर जो लाइनिंग है, यानी कि टैंक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि रबर की जो भी कोर बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज होगा, क्योंकि ये किसके साथ में, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उसके साथ में ये रिएक्शन करता नहीं है। उसके बाद में है ब्यूना एस। तो ब्यूना एन का नाम में एन क्यों है कि यहाँ पे किसका यूज होता है, एक्राइलो नाइट्राइल का यूज, इसीलिए इसमें क्या नाम क्या दिया है इसका, ब्यूना एन। और यहाँ पे दूसरा है ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में क्या होगा कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन की जब स्टायरीन के साथ में रिएक्शन होगी और जो पॉलीमर हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूना एस। तो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का जो भी रेशियो होगा वो यहाँ पे क्या होगा कि 3:1 का होगा, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन है तो 1,3-ब्यूटाडाइन की 3 पार्ट होगा और 1 पार्ट किसका होगा, स्टायरीन का होगा। और सोडियम की प्रेजेंस में इसको हीट देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में भी जो भी ये ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन में ये जो भी सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 है वो इस CH के साथ में रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड कहाँ पे हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी ब्यूना एस है, तो ब्यूना एस is also vulcanized and they are used in मेकिंग ऑफ टायर फॉर द व्हीकल, यानी कि व्हीकल के टायर बनाने के लिए उसका यूज होता है। उसके बाद में उसका यूज रबर सोल बनाने के लिए और वाटर प्रूफ शूज बनाने के लिए भी
जो भी ब्यूना एस है उसका यूज होता है। उसके बाद में थायोकोल। तो थायोकोल क्या है कि वो भी सिंथेटिक रबर है और उसका यूज कहाँ पे होता है कि इथिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड है, उसके पॉलीमराइजेशन में थायोकोल है उसका यूज होता है। और यहाँ पे भी presence of sulfur atom in the polymeric chain, they are make it inert and less reactive, यानी कि जो भी इसकी पॉलीमेरिक चेन है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा, तो सल्फर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि ये इनर्ट है और लेस रिएक्टिव बनता है। तो थायोकोल को ऐसे बनता है कि इथिलीन डाइक्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। और ये क्या है कि थायोकोल के अंदर सल्फर की लिंकिंग है, तो इसी वजह से ये थायोकोल को कैसा बनाती है कि थायोकोल है वो लेस रिएक्टिव बनता है। तो इसका यूज कहाँ पे होगा कि होसिस और इंजन गास्केट बनाने के लिए यूज होगा। और जब थायोकोल का हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में मिक्सचर कर देते हैं तो उसका यूज कहाँ पे होगा, रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए उसका यूज होगा। उसके बाद में देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो कैसे होगा कि जो भी नेचर है, तो नेचर में अगर वो एक तो क्या होगा कि ऐसी चीज़ों से बनना चाहिए कि वो नेचर में क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। कि यहाँ पे हमने देखे कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में हमने देखा कि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन को अगर डिग्रेड होने में ही 100 ईयर लग जाते, तो हमें जो भी ग्रीन केमिस्ट्री के लिए भी हमें क्या चाहिए कि जो भी पॉलीमर है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमें जो भी पॉलीमर है वो ऐसे बनाने चाहिए कि वो उसका यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अच्छे से अच्छा हो सके, और वो कैसा होना चाहिए कि डिग्रेडेबल भी हो। इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में हम ऐसे पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान भी कम पहुंचाता है और वो डिग्रेडेबल भी है। तो उसमें फर्स्ट है कि PHBV है। तो PHBV है वो, उसका नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो ये PHBV है वो कैसे बनता है कि जब भी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, उसका जब भी कोपोलिमराइजेशन रिएक्शन होता है और उसमें से हमें क्या मिलता है, PHBV। उसके बाद में सेकेंड है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का शॉर्ट नेम है PGA, पॉलीलैक्टिक एसिड का शॉर्ट नेम है PLA। और ये दोनों भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और उसका यूज़ कहाँ पे होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस में उसका यूज़ होता है। ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में से OH और एमिनो कैप्रोइक एसिड है, उसमें से एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, H2O, और H2O मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। तो उसके बाद में जो बचता है उसमें जो भी NH और CO के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और लास्ट है कि जो भी पॉलीमर है उसके मोलिकुलर मासेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी मोलिकुलर मास है वो यहाँ पे 2 टाइप के बताए। तो जो भी पॉलीमर सैंपल है उसके अंदर क्या होता है कि उसकी चेन है उसकी वेरिंग लेंथ होती है, इसीलिए जो भी मोलिकुलर मास है उसको हम एवरेज मोलिकुलर मास, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास और मास एवरेज मोलिकुलर मास में हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। नंबर एवरेज में मोलिकुलर मास को हम क्या बोलते हैं, MN इज इक्वल टू एप्सिलॉन I NI MI।
अपॉन एप्सिलॉन आई एन आई, और दूसरा क्या है मास एवरेज मोलिकुलर मास मीन्स एम एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई एन आई एम वाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आई एन आई एम आई।